नमस्कार साथियों। अपने वादे के मुताबिक हम अभिनव सर को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं और अभिनव सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बहुत ही अच्छी सीनियर फैकल्टी हैं और इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। हालांकि बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि जो मैंने बताया था उससे कहीं बेहतर इनके अंदर क्वालिटी है, इनके अंदर गुण है और खासियत है। सर लगभग पिछले 15 वर्षों से अधिक से टीचिंग कर रहे हैं और जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के सभी विषयों पर सर की बहुत अच्छी पकड़ है। पढ़ाने को सब कुछ आपको पढ़ा सकते हैं, अकेले पढ़ा सकते हैं, लेकिन सर की कुछ स्पेशल विषयों पर बहुत पकड़ है। ठीक है, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो कोई तोड़ नहीं है सर का। और इसीलिए हमने सोचा है कि पीसीएस की जो आपकी परीक्षा है 22 दिसंबर को और 13 दिसंबर को 14 दिसंबर को आपकी बीपीएससी परीक्षा है। साथ ही अगले वर्ष आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सर को यहाँ पर विशेष आमंत्रण पर बुलाया है। और सर के पास वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने निवेदन किया तो सर ने समय निकाला है और आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होगी और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स टू द पॉइंट सर कवर कराएंगे। साथ में जीएस को भी सम्मिलित करेंगे कि कहां से कैसे प्रश्न बनना है। और ये जो क्लासेस हैं ये समझिए पीसीएस के लिए एकदम से रामबाण होंगी। इतनी क्लास अगर आपने देख ली तो फिर आपको करंट कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दूसरा, जो सर की पढ़ाने की शैली है उसको आप देखिएगा, मतलब बिना नोट्स के, बिना पीडीएफ को आपको कैसे सब कुछ बता देंगे वो आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो हम सर बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और आप जो है बच्चों को संभालिए। ये क्लास आपके हवाले है और आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जो है आपको पसंद तो करना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। हाँ, एक बात और, ये जो क्लास है आपकी वो डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपको लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, आप लोग नए नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग नए हैं वो उसको कर लें। सारी क्लासेस और क्लास की पीडीएफ आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप संभालिए इस क्लास को। दोस्तों, जैसा कि सर ने काफी कुछ तो हमारे बारे में आपसे बता ही दिया, तो व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपको अपना परिचय दूं तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मेरा परिचय मैं अपने विषय के माध्यम से दूं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सर का और इस मंच पर उपस्थित उन सभी अभ्यर्थियों का जो अपने आने वाले भविष्य को लेकर के न केवल चिंतित हैं बल्कि उस चिंता को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर प्रयासों में कोई भी कमी नहीं करना चाहते। और मैं अभिनव श्रीवास्तव इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ आपके बीच मौजूद हूं, लेकर के करंट अफेयर्स का एक पावर पैक्ड पॉइंट ऑफ कह सकते हैं आप इसे। और ये पावर पैक्ड करंट अफेयर्स पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा सिविल सर्विसेज, यानी आने वाली पीसीएस परीक्षा, बिहार पीसीएस परीक्षा और जो अगले वर्ष संभावित है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, उस पर। दोस्तों, आपको जैसा कि सर ने कल की वीडियो में ये सारी जानकारी दे दी होगी कि हम लोग करीब 20 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है और इन 20 सेगमेंट्स में नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, टेक से जो भी संभावित सवाल बन सकते हैं मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा। लेकिन आप इस बात से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही वेस्ट सिलेबस होता है, बहुत ही विस्तृत और बृहद सिलेबस है। और ऐसे में यह छांटना कि उसमें से कौन सी जानकारी आपके काम की है, कौन सी जानकारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सकती है, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण कार्य है। और आपकी इसी चुनौतीपूर्ण कार्य में हम और हमारी टीम यानी कि डीपी एजुकेयर की टीम और आदरणीय सर के मार्गदर्शन में पूरी कोशिश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कि आप न केवल इस कामयाबी में हम आपका माध्यम बन सकें, इसके लिए आपका मार्गदर्शन कर सकें, बल्कि लंबे समय से आपका जो प्रयास है उस मेहनत का परिणाम कामयाबी के रूप में आपको मिले, इसी पर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और इसी प्रतिबद्धता के साथ
मैं आपसे बातचीत करना शुरू करूंगा करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी पर। दोस्तों, आपको यह जानकारी जरूर होगी और कल आपने जो सर ने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, उस वीडियो में आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेगमेंट जितने बांटे गए हैं उसमें जो सबसे जरूरी सेगमेंट हमारे सामने है, जिस पर हमें और आपको बात करनी है, उसकी शुरुआत जो होगी वो होगी नेशनल करंट से। ठीक है, इससे हम लोग अपने बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का भी दायरा बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, और इस विस्तृत दायरे में से अपने अनुभव के आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बहुत ही चुनिंदा विषय, या यूं कहिए कि चुनिंदा टॉपिक। और उन्हीं चुनिंदा टॉपिक्स का, जैसा आपको सर ने बताया कि आपको ये सारे वीडियोस आपके डीपी एजुकेयर के एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेंगे, जिसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आपकी सफलता में हम माध्यम बन पाएं, और हम सभी से जो कुछ भी आपके लिए संभावित है, अब हमारे इस प्रयास का जितना भी आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, जितना ज्यादा आप इसका आनंद लेंगे और जितना ज्यादा आप इसका लाभ लेंगे, उसी आधार पर हम आगे भी इस तरह के प्रयास आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए और आपकी कामयाबी के लिए करते रहेंगे। तो चलिए, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन की, जो कि पूरी तरह से आधारित है नेशनल यानी कि समसामयिक मुद्दों पर। दोस्तों, इस समसामयिक मुद्दे में सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं की जो हाल फिलहाल में बदले हैं। जैसे पहला जो शब्द आप देख रहे हैं, यह शब्द लिखा है आईपीसी। आईपीसी जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों इंडियन पेनल कोड, जिसे हम लोग भारतीय दंड संहिता के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता का नाम जो है वो अब बदल दिया गया है, और इसे नाम बदलकर कर दिया गया है बीएनएस। बीएनएस का मतलब होता है, इसे कहेंगे भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम दिया गया इसे दोस्तों? भारतीय न्याय संहिता। कई बार कुछ छात्रों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या आवश्यकता थी इंडियन पेनल कोड को, जो कि करीब 150 साल से भी ज्यादा पुराना कानून हो चुका है, ऐसे कानून को बदलने की क्या आवश्यकता थी। तो हमें यह समझना होगा कि इंडियन पेनल कोड मूलतः हमें याद दिलाता है उस औपनिवेशिक काल की, जिसमें भारत के लिए नीतियों का निर्माण करने का जो दायित्व था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, है ना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस दायित्व में निश्चित तौर पर भारतीयों के लिए उनका जो पूर्वाग्रह है, वो चीज उनके कानूनों में भी नजर आता है। क्योंकि इसका मकसद, जिस चीज को वो फोकस करते हैं, वो चीज है पेनल्टी यानी कि दंड। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जिस दास्ता को प्रमुखता से हम लोगों ने विरोध किया, जिस दास्ता से मुक्त होने के लिए बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज थी, वो चीज थी कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह क्यों लाई गई। तो जैसा आप देख रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया भारतीय न्याय संहिता ने। कारण यह है दोस्तों कि हमारा जो कानून है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह है फॉर पीपल, बाय पीपल एंड फ्रॉम पीपल, है ना। यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के बीच से चुने जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, जिसे हम लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में देखते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, ये करीब करीब सन 1951 में ही आया था, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल जो उद्देश्य है वो है न्याय का, यानी कि जस्टिस का।
तो जस्टिस देना यह कानून का मकसद होना चाहिए, ना कि दंड देना, क्योंकि दंड देकर के आप व्यक्ति को सुधार लेंगे इस बात की कोई विशेष गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप उसे न्याय देते हैं तो कानून व्यवस्था पर उसका भरोसा मजबूत होता है। और इसी दिशा में सबसे पहली चीज जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम और आप आज बातें करेंगे, उसकी बात करते हैं। क्या है वो? तो चलिए देखें। वो चीज जिसे हम कहेंगे बाल यौन शोषण। क्या नाम दिया हमने इसे दोस्तों? बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार कानून। ठीक है, यह ध्यान देना है। आप सभी लोग जानते हैं एक शब्द के बारे में दोस्तों, जिसे आप कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, है ना? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है जहां छोटे बच्चों से संबंधित अश्लील कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आपको यह भी पता है कि बालकों के विरुद्ध, यानी कि छोटे बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए हमारे पास पहले ही पॉक्सो जैसे कानून प्रचलन में है। और दोस्तों, इस पॉक्सो कानून को हम किस नाम से जानते हैं? तो पॉक्सो को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, है ना? यानी कि बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया कानून। इस कानून में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, जिसे मैंने अभी नाम आपको लिया चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, इस शब्द को रिप्लेस करने, यानी कि इसे प्रतिस्थापित करने के लिए जो है हमारी न्यायपालिका ने आदेशित किया है हमारी सरकार को। अब प्रश्न उठा है कि ऐसी क्या आवश्यकता है? जैसे आपको यह भी पता होगा कि बीएनएस जिसने आईपीसी का स्थान लिया, यानी इंडियन पेनल कोड का स्थान लिया है, इसी बीएनएस में सबसे जरूरी चीज थी, जो मैंने आपको अभी पिछले पेज में ही डिस्कस किया, कि यहां सबसे जरूरी चीज थी न्याय, जबकि आईपीसी का मतलब था कि इसमें फोकस किया गया था दंड को, यानी कि पनिशमेंट को। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो ब्रिटिश कालीन यानी औपनिवेशिक दासता की याद दिलाने वाले कानून हैं, जो इस तरह के शब्द हैं, उसको संशोधित किया जाए और उस पर दूसरे स्तर पर कुछ और शब्दों की बात की जाए। और इसी को दोस्तों शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CSEAM। इसका नाम पूरा लेते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है इसे देखते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड, कह सकते हैं इसका जो पूरा नाम है, फिर से मैं दोहराता हूं, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड मटेरियल, ये नाम हम लोग इसके लिए ले रहे हैं, जिसका मैंने अभी पीछे हिंदी में आपको नाम बताया है कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार कानून। ठीक है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है कि जहां छोटे बच्चों से जुड़े यौन सामग्री का प्रचार या प्रसार किया जाता है। लेकिन अभी जो कानून सामने आया है, इस कानून में दोस्तों तारीख की अगर हम बात करें तो तारीख है 23 सितंबर 2024, यानी इस 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेशित किया गया है सरकार को कि अब इस तरह के अपराधों में कम से कम, अगर पॉक्सो एक्ट की बात करें तो पॉक्सो एक्ट की एक धारा है जिसे हम सेक्शन 15 कहते हैं, धारा 15, ये उसने जोड़ा है। और इसके कुछ उपबंध जोड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज करके इसे,
जिसे 15(1), 15(2) और 15(3) इन 3 अलग अलग पॉइंट्स में इसको बांटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की यौन सामग्री जो छोटे बच्चों से जुड़ी हुई है, छोटे बच्चों से संबंधित है, अगर वो उसका मान लेते हैं निर्माण करता है, उसका संकलन करता है, उसका प्रसारण करता है, या उसका किसी प्रकार से मान लीजिए खोजबीन करता है, जिसे हम लोग सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर सर्च करना कहते हैं, तो ये सारे कार्य अब अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। हमारे देश में बाल यौनाचार की घटनाओं को अगर देखा जाए तो कोविड-19 के दौर से बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में काफी वृद्धि पाई गई है। और एनसीआरबी का नाम ले लेना भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एनसीआरबी, जिसे हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसी को कहा जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, ठीक है, ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करती है और उसका प्रसारण करती है। इस संस्था का कहना है कि भारत में कोविड-19 के बाद से बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में वृद्धि हुई है और शायद यही कारण है कि सरकार इस कानून को बदलने की बात कर रही है। न्यायपालिका इस कानून को बदलने की सिफारिश कर रही है और वही चीज हमें नजर आता है इस कानून में, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, CSEAM। ये नाम हम लोग इसके लिए ले रहे हैं, यानी जैसा आपने देखा कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड मटेरियल। किसी भी प्रकार से किसी भी यौन सामग्री जो बच्चों से जुड़ी हुई है, उस तरह की सामग्री का निर्माण करना, संकलन करना, प्रसारण करना या खोजबीन करना, यह सब अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के ही और फैसलों की बात करूं तो एक शब्द आता है अपूर्ण अपराध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्द है अपूर्ण अपराध। अपूर्ण अपराध का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर कोई अपराध पूरा किया ही हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी क्राइम में इंटेंशन, और इंटेंशन का मतलब होता है आपका उद्देश्य। तो अगर आप किसी प्रकार का चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट के खोजबीन का उद्देश्य रखते हैं, भले ही आप वो कार्य पूरा न कर पाए, तो उस कंडीशन में आपके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 15 जो कि पॉक्सो की बात करता है, जिसे हम लोग प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं, यानी कि बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने की बात करते हैं, इसी कानून के 3 धाराएं रिवाइज की गई, जिसमें 15(1), 15(2) और 15(3), जिसमें कहा गया कि अगर आप किसी भी तरह के चाइल्ड एब्यूज या चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को इस तरह की निर्माण, संकलन, प्रसारण या फिर उसकी खोजबीन करते हैं, तो आपको न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्षों तक के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि इस पूरी कहानी में, इस पूरे कंटेंट में ऐसे बच्चे ही शामिल किए गए हैं जिनको हम लोग नाबालिग कहते हैं, है ना। यानी नाबालिग का मतलब 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जिसके विरुद्ध हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट की बात कर रहे थे, अगर इस तरह के कंटेंट को क्रिएट किया गया तो आप इसके लिए दंड के भागी होंगे, तब ये आपके द्वारा किया गया एक अपराध माना जाएगा, है ना। चलिए फिर से एक बार मैं संक्षिप्त में आपको समझा देता हूं। ये पहला प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं इसको डिटेल करने में, ताकि आप मेरी भाषा, मेरे कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, इसको बेहतर ढंग से समझ सके। मैं एक बार फिर लास्ट में बात करता हूं। मैंने आपसे 2-3 बातें की, जिसमें पहली बात थी कि आईपीसी, जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, इस आईपीसी को किसमें बदल दिया गया। तो दूसरा सवाल आया, तो इसमें हमने बदल दिया बीएनएस में, क्योंकि बीएनएस का पूरा नाम भारतीय न्याय संहिता है
और आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पेनल कोड है। इंडियन पेनल कोड हमें औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है, और औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कोई दूसरा कर रहा हो, एक देश के लिए नियम कानून कोई दूसरा बना रहा हो। तो आप जानते हैं कि जो भारत का औपनिवेशिक काल रहा है, गुलामी का काल रहा है, उसमें अंग्रेज हम पर शासन करते थे, और अंग्रेज अपने मन मुताबिक अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे लिए कानूनों का निर्माण भी करते थे। ऐसे में आप अगर चाहें तो इसमें स्टैटिक लेवल पर भी 2-3 प्रश्न जोड़े जा सकते हैं। मैंने स्टैटिक लेवल पर 2-3 प्रश्न की बात की, इसमें क्या क्या हो सकता है, चलिए एक बार और मैं संक्षिप्त में बताता हूं। जैसे पहला प्रश्न आपके लिए कि आईपीसी का पहला जिक्र हमें कहां मिलता है, पहली बार इसका वर्णन हमें कहां मिलता है। तो आईपीसी का पहली बार जिक्र मिलता है 1833 के चार्टर एक्ट में। किस एक्ट में बेटा? 1833 के चार्टर एक्ट में हमें इसका पहली बार जिक्र मिलता है, लेकिन इसे लागू किया गया था 1862 में। इतना अंतराल क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि उनके पांव हिंदुस्तान में उतने भी मजबूती से नहीं जमे हैं जितना कि वो समझ रहे हैं। और 1857 की इस म्यूटिनी या इस रिवोल्ट के बारे में आप इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के बीच से ही चुना जाता है उनका जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? तो 1951 में हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आया था। इस सब के अंतर्गत ही हमने आईपीसी को बदल दिया बीएनएस में। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा? दूसरी बात हमने आपसे बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत में किसी भी प्रकार के अपराधों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य करता है और उसका प्रकाशन भी करता है, इस संस्था का कहना है कि कोविड-19 के बाद से भारत में कहीं ना कहीं बाल यौन अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि इसमें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द हमारे इस्तेमाल किए जाते थे, इसकी जगह पर अब हम क्या प्रयोग करेंगे? CSEAM, यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल भी कहते हैं दोस्तों इसे। मैं इसको इरेज करके लिख दे रहा हूं पूरा, एक बार ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट में फाइनल नेम इसका चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। ठीक है, यह नाम आप ध्यान में रखिएगा। यही CSEAM का पूरा नाम है, जिसे पीछे हिंदी में आप क्या देख रहे हैं? बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री कानून से मतलब यहां पर सामग्री से है। ठीक है, इसी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ, एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, लिखा है अपूर्ण अपराध। मैंने आपसे कहा कि अपूर्ण अपराध का मतलब होता है कि अगर आपने जो अपराध किया, भले ही आप उस अपराध को पूरी तरह से कमिट न कर पाए, लेकिन अगर आपने इसकी कोशिश भी की तो भी यह अपराध माना जाएगा। और इसीलिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के सेक्शन 15 में कुछ सब सेक्शन जोड़े हैं, जिसे 15(1), 15(2) और 15(3) से हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल तक की सजा का जो है प्रावधान किया गया है हमारी न्यायपालिका द्वारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। बात करेंगे हम लोग अगले कंटेंट की, और अगला कंटेंट क्या कहता है? SBM की बात करेंगे। क्या है संक्षिप्त में SBM का मतलब? चलिए उसको भी देखते हैं। SBM का मतलब है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। आप सभी लोग इस मिशन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, और आपको यह भी पता है कि स्वच्छ भारत मिशन कहीं ना कहीं प्रेरित है हमारी गांधीवादी विचारधारा से, क्योंकि गांधी जी सफाई के कितने बड़े समर्थक थे,
इस बात का पता उनके कई उपनामों में से एक नाम से चलता है। जहां साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी प्रवास कर रहे थे, उस समय उनके सहयोगी जो हैं उन्हें एक विशेष नाम से बुलाते थे और वो नाम था भंगी शिरोमणि। ये नाम जो है गांधी जी के लिए यूज किया जाता था उनके दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा। तो ऐसे में 2 अक्टूबर सन 2024 को इस कार्यक्रम को शुरू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों? तो इस कार्यक्रम को शुरू हुए कुल 10 वर्ष पूरे हो गए और 10 वर्ष पूरे होने पर हमारी सरकार द्वारा क्या किया गया है? SBM 2.0 को लॉन्च किया गया है। SBM 2.0 का मतलब जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, स्वच्छ भारत मिशन 2। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है इसका नाम है पूरा, जो इस समय सरकार ने शुरू किया है, भारत सरकार ने। अब प्रश्न यह है कि SBM जो पहला चला, जो 2014 में शुरू किया गया था गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, इसमें किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है या किस चीज को केंद्र में रख करके यह कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे की जो विचारधारा है वो खुले में शौच से मुक्ति। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, जिसे हम लोग ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री के नाम से बुलाते हैं। तो खुले में शौच से मुक्ति ही SBM का उद्देश्य था। और आप यह समझें कि पिछले 10 वर्षों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए हमारे देश में करीब ग्रामीण स्तर पर 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा। कितने शौचालय बनाए गए हैं? 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और करीब 6 लाख से भी ज्यादा गांव जो है वो क्या हो चुके हैं? ODF प्लस हो चुके हैं, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है 6 लाख गांव को स्वच्छ भारत मिशन 1 के जरिए, जिसका अभी 2 अक्टूबर 2024 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अब दूसरा जो प्रश्न आपके लिए है वो ये है दोस्तों कि ये जो आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया गया है, इसका क्या मकसद है? किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो इसके अगर लक्ष्यों की बात की जाए तो कई चीजें हैं जो इसके लक्ष्यों में देखी जा सकती हैं, जिनमें से मैं कुछ नाम लेता चलूंगा आपके लिए। पहला, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। देखिए, ग्रे वाटर से मतलब होता है कि ऐसा जल जो पीने योग्य होना चाहिए था लेकिन वो इतना कॉन्टेमिनेट हो चुका है, इतना दूषित है कि वो पीने योग्य नहीं है, तो उसका प्रबंधन करना ये कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। दूसरा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक आज इंसान के जीवन में वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, या यूं कहिए कि एक ऐसी दोष के तौर पर हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा और वो शब्द है कि नेसेसरी गिल्ट। यानी कहीं ना कहीं हमने उसे इतना जरूरी बना लिया है, ये जानते हुए कि वो फायदेमंद नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए, लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और अभी जो रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में अलग अलग संगठनों की, वो बताती हैं कि न केवल माता के दूध में बल्कि हमारे शरीर में अगर देखें तो रुधिर यानी कि ब्लड में भी अब ये माइक्रोप्लास्टिक के अंश पहुंच चुके हैं। दुनिया के सबसे गहरे बिंदु की बात की जाए तो मारियाना ट्रेंच का नाम जानते हैं आप लोग दोस्तों। उसके अलावा अगर हम सबसे ऊंचे बिंदु की बात करें तो माउंट एवरेस्ट का भी नाम आता है। इन जगहों पर भी प्लास्टिक पहुंच चुका है।
और अब प्लास्टिक एक नए रूप में हमारे लिए चुनौती बन रहा है, जिसे हम लोग माइक्रो प्लास्टिक कह रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब ये माइक्रो प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुका है। तो जैसा मैंने कहा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट यानी कि कहीं ना कहीं स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करने की योजना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि प्लास्टिक प्रदूषकों का कहीं ना कहीं प्रबंधन करना, और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन, खुले में शौच से मुक्ति, और एक चीज और है कि हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं, अपशिष्ट मुक्त। अपशिष्ट मुक्त का मतलब वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन 3-4 लक्ष्यों को लेकर के यानी कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ लक्ष्य हैं किसके, SBM 2.0 यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के। और इसी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को हम लोगों ने अब भारत में शुरू कर दिया है। ठीक है, तो संभावित रूप से देखा जाए तो यहां से भी आपके लिए सवाल बनने की पूरी संभावना है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के करीब 10 वर्ष कब पूरे हुए, तो 2 अक्टूबर 2024 को पूरे हुए। इस अवसर पर सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की, तो SBM 2 यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू की। भारत का स्वच्छ भारत मिशन किस विचारधारा से प्रेरित है, तो यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। और जैसा मैंने बताया कि गांधी को जब साउथ अफ्रीका में वो प्रवास कर रहे थे, तो उस समय उनके सहयोगी उनकी साफ सफाई की आदत की वजह से उन्हें भंगी शिरोमणि की उपाधि देते हैं। यहां एक आध प्रश्न की और भी चर्चा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर माउंट एवरेस्ट की बात आ ही रही है, तो लगे हाथ एक स्टैटिक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण किया गया है वो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन सच तो यह है कि लोग समझते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट ही वो व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि यह काम जॉर्ज एवरेस्ट के लिए एक भारतीय ने किया था, जिनका नाम जाना जाता है दोस्तों राधानाथ सिकदर के नाम से, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से संबंध रखते थे, वेस्ट बंगाल से, और वो सहायक थे जॉर्ज एवरेस्ट के। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही हमारे देश में माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आप मेरे बताए गए इस कंटेंट को समझ भी पा रहे हैं और इसमें से अपने लिए जरूरी सवाल भी निकाल पा रहे होंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तीसरे सेगमेंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट जिसे आप बेरोजगारी के नाम से बुलाते हैं, है ना दोस्तों। भारत में बेरोजगारी कोई नई समस्या नहीं है, और खास करके अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं में बेरोजगारी की समस्या का क्या स्तर है, ये आप सबसे बेहतर कौन समझता है। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि बेरोजगारी जो भारत में है वो किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो भारत में जो बेरोजगारी है इसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी हमारे देश में पाई जाती है, इसके 3 अलग अलग मतलब होते हैं। पहला मतलब इसका होता है जब तकनीक का विकास हो, यानी जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो जैसे कंप्यूटर के आने से बैंकिंग सेक्टर में जो मैन पावर था वो निश्चित तौर पर कम हो गया। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, खेती की बात करें दोस्तों, तो खेती के कार्य में भी तकनीक के प्रयोग से बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। जैसे कंबाइन मशीन के इस्तेमाल से आप जानते हैं कि
खेतों में पहले जो मैनुअल कटाई होती थी, हाथ से फसलों की कटाई धान और गेहूं की होती थी, अब कंबाइन मशीन जैसे उपकरण कई बीघे की फसल को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में काटकर खत्म कर देते हैं। और सिर्फ काटते नहीं बल्कि पूरी तरह से वो फसल तैयार करके आपके भंडारण में रख दिया जाता है। दूसरा नाम आता है यहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। और तीसरा इसका प्रकार होता है जब आप में स्किल की कमी हो। तो इन तीनों स्तरों पर या तीनों लेवल पर हम भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी देखते हैं। दूसरी बात कि हमारे देश में जैसे कि बीसीसीआई की बात आती है, जिसे हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इस बीसीसीआई ने ही पहला एफर्ट किया है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का। मेरा ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का, इसका संदर्भ मैं इसलिए ले रहा हूं कि बीसीसीआई वो पहला संगठन बन गया है जिसने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की शुरुआत की है। ऐसे में आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में पुरुष और महिलाओं में निश्चित तौर पर लैंगिक पूर्वाग्रह को लेकर के कार्य के अवसरों की जो है वो बराबरी नहीं है, यानी बराबर वर्क अपॉर्चुनिटी दोनों को नहीं मिलती है। ऐसे में एक शब्द आता है LFPR, इसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के नाम से हम इसे बुलाते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हिंदी में श्रम बल भागीदारी दर के नाम से जाना जाता है। ये जो श्रम बल भागीदारी दर है, ये क्या बताती है? ये बताती है दोस्तों कि कुल संख्या उन लोगों की जो रोजगार में संलग्न है, ठीक है, उनकी कुल संख्या बटे उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है, इसी को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के नाम से जानते हैं। अब इसी बेसिस पर बात हो रही है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट पर हमें आपसे बात करनी है और यह रिपोर्ट वर्ष 2024 के लिए जारी की गई है। किस संस्था ने जारी की है दोस्तों? तो इस संस्था को हम श्रम ब्यूरो के नाम से जानते हैं या लेबर ब्यूरो के नाम से इसे बुलाते हैं। और संबंधित आंकड़ों की बात की जाए तो NSSO, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से जाना जाता है। यह नाम जो है हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, NSSO। हालांकि आपको यह पता है कि अब इस समय CSO और NSSO इन दोनों संगठनों को मर्ज कर दिया गया है और अब यह बन गया है NSO। NSO का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से हम इसे जानते हैं। और अब दोनों का कार्य जो है संयुक्त रूप से यह संस्था करती है, यह आंकड़ों का संकलन करता है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर कि इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 की जो आई है, निश्चित तौर पर लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाले रोजगार के अवसरों में होने वाली वृद्धि, ये खुशी की बात है और मुझे लगता है कि यह काफी उत्साहवर्धक समाचार है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो बेरोजगारी का परसेंटेज है, अगर उसको देखा जाए
तो ग्रामीण स्तर पर भी है और शहरी स्तर पर भी है। ग्रामीण मतलब रूरल लेवल पर और शहरी स्तर पर यानी अर्बन लेवल पर। अगर इस रिपोर्ट की बात हो रही है तो वर्ष 2017-18 के इस अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो परसेंटेज था, निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय होना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो थी वो 5.3% थी और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 7.7% का था। यह मैं बात कर रहा हूं 2017-18 के आंकड़ों की। लेकिन अगर यही आंकड़ा हम अभी की अवधि में देखें, यानी 2023-24 की अवधि में अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं, तो यह एक अच्छी खबर लेकर आता है दोस्तों, क्योंकि यह 7.7% का जो आंकड़ा है शहरी क्षेत्रों में, यह घटकर 5.1% हो गया है। और अगर ग्रामीण स्तर पर 5.3% वाले बेरोजगारी परसेंटेज की बात करें तो यह घटकर हो गया है 2.5%। निश्चित तौर पर यह एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन यही आंकड़ा अगर हम फिर देखें पुरुष श्रमिकों की संख्या में और महिला श्रमिकों की संख्या में, तो यह आंकड़ा फिर से हम 2017-18 के बेसिस पर ही देखेंगे। लेकिन यहां एक चीज पर और मैं पहले आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न बने कि ग्रामीण स्थिति की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा क्यों है। यह प्रश्न आपके मन में जरूर उठेगा। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आबादी शहर की ओर स्थानांतरित हो रही है, तो शहर में ही वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। और अगर वहां पर वो रोजगार ढूंढ रहे हैं फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो शहरी बेरोजगारों में काउंट किए जाते हैं, वहां गिने जाएंगे। दूसरी एक बात और, ग्रामीण स्तर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है। ये काम नहीं है तो चलो ये काम कर लेते हैं, ये नहीं तो चलो ये काम कर लेते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति जब वो ये पाता है कि उसकी डिग्री, उसकी पढ़ाई लिखाई या उसके अंदर जो कौशल है, जो स्किल है, उसे मिलने वाला काम उस स्तर का नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो उस काम को नहीं करता है। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा जो बेरोजगारी का परसेंटेज हम देख रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों में हमें नजर आ रहा है। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा कि पुरुषों और महिलाओं में परसेंटेज की स्थिति क्या है, तो मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि दोनों में अगर 2023-24 की रिपोर्ट को मेंशन किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में यह परसेंटेज फिलहाल इस समय 3.2% का है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। यह मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं, जो सुधार आया है 2023-24 में। तो फिर प्रश्न उठेगा कि 2017 और 18 में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में, यह पुरुषों और महिलाओं में यह बेरोजगारी का जो परसेंटेज था वो कितना था। तो दोस्तों, पुरुषों में जो बेरोजगारी दर थी वो 6.1% थी और महिलाओं में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 5.6%। लेकिन अगर वर्तमान में दोनों में देखा जाए तो समानता आपको नजर आ रही है। तो यह समानता हमें यह बताने के लिए काफी है कि अब जो महिलाएं हैं वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारे देश में श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और यह एक सकारात्मक समाचार है। यहां यह भी बात मायने रखती है दोस्तों कि कुल बेरोजगारी दर का परसेंटेज जो है वो हमारे देश में क्या है। तो मैं इसके लिए पिछली रिपोर्ट की बात करूंगा। अगर पिछले वर्ष देखा जाए तो 2022-23 के सत्र में जो था स्थिति वो थी 3.2% की। यहां पर भी मतलब 3.2% की ही बेरोजगारी, टोटल जिसे हम कहते हैं कुल बेरोजगारी दर की मैं बात कर रहा हूं। कुल बेरोजगारी दर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और कुल बेरोजगारी दर 3.2% थी 2022-23 के सत्र में। और इस बार
23-24 के सत्र में भी ये 3.2% पर ही बना हुआ है। यानी अब आपके लिए एक आंकड़ा याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। पुरुषों में बेरोजगारी प्रतिशत भी 3.2 वर्तमान में, महिलाओं में भी 3.2 और कुल बेरोजगारी परसेंटेज भी फिलहाल 3.2 ही है, जो अपने आप में ये वैसे तो एक कोइंसिडेंस ही है, लेकिन फिर भी ये राहत की बात है, क्योंकि अगर पिछले बार के सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखा जाए तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार आया है और यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारत अपनी पहले की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और इस दिशा में भारत के जो प्रयास हैं, भारत द्वारा किए जा रहे जो एफर्ट्स हैं, उनका सकारात्मक परिणाम जो है वो मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। किस बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। यह सूचकांक जो वर्ष 2024 के लिए प्रकाशित हुआ है, इस सूचकांक पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में एक कानून पहले से चल रहा है जिसे हम FSA के नाम से जानते हैं। FSA का पूरा नाम क्या होता है? इसे कहा जाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट। और आप जानते हैं कि यह एक्ट बनाया गया था वर्ष 2013 में। आज की स्थिति क्या है कि आज इसी कानून के अंतर्गत आपको पता है कि हर व्यक्ति को 2028 तक के लिए मुफ्त अनाज वितरण या मुफ्त खाद्यान्न वितरण का लाभ जो है वो सभी व्यक्तियों को 2028 तक के लिए मिलेगा। इस आशय से सरकार ने आदेश जारी किया हुआ है और राशन कोटे से यह लाभ लोगों को मिल भी रहा है। ऐसे में दोस्तों हैरानी तब हो जाती है जब हम फूड वेस्टेज की बात करते हैं। मुझे आपको यह बताते हुए दुख भी हो रहा है और आश्चर्य दोनों हो रहा है कि आज भारत अपनी आवश्यकता से कहीं ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। इतना कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, प्लस हम दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं और वो निर्यात हमारी आय का माध्यम बनता है, कमाई का जरिया बनता है। ऐसे में अगर उड़ीसा जैसे राज्य में कोई बच्ची भात भात मांगते मांगते मर जाए, खाना मांगते मांगते मर जाए, 6 साल की बच्ची, तो हैरानी तो होती ही है। क्योंकि हमारे देश में अगर खाद्यान्न भंडारण की बात की जाए तो खाद्यान्न भंडारण के लिए दोस्तों पहले से ही FCI जैसे संगठन काम कर रहे हैं, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको पता है कि FCI हमेशा अपने पास बफर स्टॉक रखता है, यानी आपात स्थिति में लोगों को खाद्यान्न की कोई कमी ना हो, इसके लिए। अब उसी स्टेटस पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो जारी किया गया है, जिसमें अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो बेसिक क्वेश्चन बन रहा है वो यही है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिन्हें आप टॉप 3 में रख सकते हैं। हालांकि यहां एक बात और कहना जरूरी है कि अगर समग्र खाद्यान्न उत्पादन की बात आती है तो दोस्तों समग्र खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आपको पता है कि सबसे आगे जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हम जिस राज्य को सबसे ऊपर पाते हैं वो है आपका पंजाब। इसका कारण यही है दोस्तों कि पंजाब के पास जो इरिगेशन सिस्टम या उनकी जो सिंचाई व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। इससे जुड़ा एक प्रश्न आया हुआ था, एक शब्द है, शब्द को हम लोग कहते हैं 0 आवर डे।
क्या होता है दोस्तों 0 आवर डे? तो 0 आवर डे का मतलब होता है वह स्थिति जब जमीन के नीचे का जो पानी होता है पीने योग्य, वह समाप्त हो जाए। समाप्त होने का मतलब इन द सेंस जब उसका स्तर बहुत नीचे चला जाए, जल स्तर, भूमिगत का जो जल स्तर है, जिसे हम भूमिगत जल स्तर कहते हैं, जब ये इतना नीचे चला जाए कि नलों से पानी निकलना बंद हो जाए। अभी कुछ समय पहले हाल ही में तमिलनाडु में यही स्थिति देखी गई थी और उस समय आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, या जो अब फिलहाल तेलंगाना के बीच माना जाता है, तेलंगाना का हिस्सा है, उस क्षेत्र से ट्रेन के बड़े बड़े बोगियों में कंटेनर्स में भर भर के पानी पहुंचाया जा रहा था। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में एक संस्था काम करती है हमारे देश की, जिसे हम कैजरी कहते हैं। कैजरी का पूरा नाम होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसे केंद्रीय सूखा प्रवण क्षेत्र शोध संस्थान के नाम से बुलाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कभी कभी पूछता है कि मुख्यालय इसका कहां है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर में है। ठीक है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसने बताया है कि यह स्थिति जो अभी तमिलनाडु में आई, कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे शहर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पीने के पानी की जो किल्लत है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो ऐसे में जरूरी है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने की कोशिश करें, और इसके लिए हमें उन पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करने की जरूरत है। लेकिन आज विकास की इस दौड़ में इंसान ने प्रकृति के संरक्षण के प्रयासों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आपको पता है कि अभी COP29 का आयोजन जो है वो बाकू में किया गया था, और बाकू जो है ये अजरबैजान में स्थित है। तो यहां पर जो बातें निकलकर सामने आई उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रकृति के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंज जैसी विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की सरकारों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। और इसका परिणाम यह है आने वाले भविष्य में कि संभवतः हम इंसानों की इस भारी भरकम इंसानियत का बोझ हमारी धरती और ज्यादा समय तक झेल ना पाए। ऐसे में दोस्तों बात करना जरूरी हो जाता है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में, कि वो कौन कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां स्थिति बहुत अच्छी है, जिन्होंने खाद्यान्न उपलब्धता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि यहां पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह रिपोर्ट एक्चुअल में कौन प्रदर्शित करता है या कौन इसको जारी करता है, जिसे हमने राष्ट्रीय या राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कहा है। यह रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम FSSAI है दोस्तों, और FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यह खाद्य सुरक्षा के लिए मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था है और यही संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इस रिपोर्ट में, यानी जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, FSSAI द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें प्रदर्शन करने वाले जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर जो स्टेट है उसका नाम है केरल। दूसरे नंबर पर जो स्टेट है वो है आपका दक्षिण भारत का ही तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर उत्तर भारत के एक राज्य का नाम लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर का। यानी केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य जो हैं इस सर्वेक्षण सूचकांक में सबसे ऊपर हैं और इन्हीं को टॉप 3 में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस उद्देश्य से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अपने प्रयास में संभवतः सफल हो रहा हूं या नहीं, ये तो फिलहाल आप ही इसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मैं इस पूरे कंटेंट में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप किसी भी विषय वस्तु को विस्तार नहीं देंगे, जब तक आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इलेबोरेट नहीं करेंगे,
तब तक पीसीएस के स्तर पर या आईएएस के स्तर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने में आपको समस्या होगी। और इन्हीं समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे दोस्तों? जैसा मैंने बताया, एक विश्लेषणात्मक करंट अफेयर्स के साथ। तो मैंने जैसा कि अपने पिछले कुछ जो मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक, इन टॉपिक्स में हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिविल सर्विसेज की जो मांग होती है, उसकी जो डिमांड होती है, वो आपसे विश्लेषणात्मक अध्ययन की ही होती है। ठीक है, तो इसी विश्लेषणात्मक अध्ययन के अंतर्गत चलिए हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसमें अगला जो नाम है हमारा, वो देखते हैं क्या है। ये बताइए दोस्तों कि खाद्य तेल का मतलब क्या? तो जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन, इसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन, जिसे दोस्तों शॉर्ट में अगर कहा जाए तो NMEO ऑयल सीड के नाम से जाना जाता है। यह इस कार्यक्रम का पूरा नाम है। अब इसका पूरा नाम का मतलब, इसे कहते हैं हम लोग नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड। यह नाम है इसका, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड। यह नाम जो हम लोग इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं कि भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में फिलहाल आत्मनिर्भर तो है ही, लेकिन उन खाद्यान्नों में कुछ श्रेणियां ऐसी हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, जिसमें सबसे ऊपर मैंने नाम लिया है किसका? खाद्य तेल का, या तिलहन मिशन की मैं बात कर रहा हूं। खाद्य तेलों के मामले में क्या भारत आत्मनिर्भर है? निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अब इस बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम खाद्य तेलों की बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, भारत वर्तमान में अपने खाद्य तेलों की कुल आवश्यकताओं के मामले में जितनी उसकी जरूरत है, उसमें 57%, 57% हम डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर। ध्यान दीजिएगा, यह चिंता की बात लग रही होगी कि 57% जो निर्भरता भारत की है खाद्य तेलों के मामले में, वो दूसरे देशों पर है, और यह चिंता का विषय है। और ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन का जो उद्देश्य है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि वो इसी पर निर्भरता को कम करना है। लेकिन अब प्रश्न यह बनेगा कि आखिरकार भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या इनिशिएटिव कर रही है। चलिए उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों, यह तो तभी हो सकता है जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर किसको बढ़ाने की कोशिश करें? तिलहन उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड, जिसमें 57% की जो निर्भरता है उसे सरकार घटाकर कितना करना चाहती है? 28%, यानी कि लगभग हम चाहते हैं कि 50% की क्या की जाए? कमी की जाए, और हम 50% कम से कम उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर कर सके। और यही जो है इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा एक प्रश्न और जोड़ा जा सकता है कि वो इस मिशन की जो अवधि है, इसकी जो ड्यूरेशन है, वो क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके ड्यूरेशन की बात होगी तो इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों, वो 2 है। पहला, 2024 और 25 के इस वित्त वर्ष से शुरू होकर
ये चलना है 2030 और 31 तक। यानी आप मोटे शब्दों में कह सकते हैं तो ये योजना मोटे तौर पर 5 वर्षों के लिए है और 5 वर्षों में हम खाद्य तेलों के आयात के मामले में 50% जो निर्भरता हमारी है वो कम करना चाहते हैं, जो फिलहाल 56 से 57% है, और इसे सरकार घटाकर 28% पर लाना चाहती है। और इसी के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के लिए जो हमारा जो सेंट्रल कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट है, उसी सेंट्रल कैबिनेट में अध्यक्षता करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल के अध्यक्षता करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जो है इसका जो देखा जाए तो निर्णय जो लिया गया है वो उन्हीं के स्तर पर लिया गया, यानी कैबिनेट स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं, जिस तरह के विषय पर, जिस तरह के कंटेंट पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा हमारे और आपके बीच हो रही है, आने वाले समय में इसी तरह की विश्लेषणात्मक चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी और हमारी आपकी मुलाकात अब हर रोज इसी मंच पर इसी समय होगी। लेकिन इस मुलाकात का मूल उद्देश्य है कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स के संभावित प्रश्नों को इस तरह से विश्लेषणात्मक ढंग से आप तक पहुंचा पाएं कि आप परीक्षा में इनका अध्ययन करके कम से कम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के प्रति आश्वस्त हो सकें कि वहां पर आपके द्वारा चुने गए आंसर गलत नहीं हो सकते, सही होंगे। मुद्दे आपको सारे बताए गए हैं और अगर आप कल के सर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस को देख रहे होंगे तो भी आप उन सारे मुद्दों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर हमारे और आपके बीच बातें होनी है और किन पर बातें आज हुई हैं। तो आज हमने जो बातें आपसे की हैं वो लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर हैं। कल मैं फिर जब आपसे मिलूंगा तो कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्नों का संकलन करते हैं, उन प्रश्नों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और आपसे अनुमति लेने से पहले मेरा आपसे बस यही कहना है दोस्तों कि कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने आप पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, अपनी क्षमताओं पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, अपनी खूबियों और अपनी कमियों को समझते हैं और खूबियों को और बेहतर बनाने के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से अपनी कमियों को दूर करके अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक समाजोपयोगी बनाते हैं। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो अपने इसी वक्तव्य के साथ मैं आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगा। मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी से डीपी एजुकेयर के इसी मंच पर मिलता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपने अनुभव के माध्यम से आपके लिए आपके इस सफर को आसान बना सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप, केवल आप ही नहीं बल्कि आप जैसे और भी युवा जो अपने अपने स्तर पर इस देश के विकास में योगदान देने के इच्छुक हैं, वो भी अपने आप को इतना सक्षम बना सकें। जय हिंद।